हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग। क्या होता है डीएनए सीक्वेंसिंग? डीएनए का सीक्वेंस करना, यानी कि डीएनए के अंदर जो कोडोन है, न्यूक्लियोटाइड का क्या सीक्वेंस है, वो देखेंगे अलग अलग मेथड से। तो कौन कौन से ऐसे मेथड है? तो इसमें से सबसे फेमस मेथड है चेन टर्मिनेशन मेथड। अब चेन टर्मिनेशन मेथड को और क्या नाम बोलेंगे? सेंगार मेथड या सेंगर मेथड। तो सेंगर नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया, इसलिए इसको सेंगर मेथड। और ये देने वाले, इनका पूरा नाम है फेडरिक सेंगर। और इसी का पार्ट है ये ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग। इसी को ऑटोमेटेड फॉर्म में कैसे करें और सीक्वेंसिंग एंजाइम क्या क्या यूज होते हैं, या फिर एंजाइम के हेल्प से कैसे सीक्वेंसिंग करें। देन सेकेंड पे है केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। तो इसका शॉर्ट फॉर्म सीटी है, इसका शॉर्ट फॉर्म सीडी है। सीडी के अंदर है मैक्सम गिलबर्ट मेथड। इसको ये भी बोलते हैं क्योंकि ये दो साइंटिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व थे, एलन मैक्सम और वॉल्टर गिलबर्ट, ये दो साइंटिस्ट। फिर है पायरो सीक्वेंसिंग। ये कैसे होता है? ये साइंटिस्ट कौन थे इसको देने वाले? मोस्ताफ रोनेगी एंड पेल नेरेन। मोस्ताफ रोनेगी एंड पेल नेरेन, ये थोड़े साइंटिफिक नेम ऐसे हैं कि ये ना तो ये इंडियन है और ना ही ये अमेरिकन है, ये किसी और कंट्री के लग रहे हैं। देन है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये दो फेमस सीक्वेंसिंग है, और भी है तो वो भी पढ़ेंगे जितनी भी आएगी। इल्यूमिना का दूसरा नाम सोलेक्सा सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं इसको। आयन टोरेंट नहीं है, टोरेंट सीक्वेंसिंग है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या, क्यों, कैसे, क्या है, वो सब उसकी डेफिनेशन वगैरह। सो डीएनए सीक्वेंसिंग ये एक बायोकेमिकल मेथड है। बायोकेमिकल मीन्स बायोलॉजी का जो, बायो मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको केमिकल की हेल्प से या केमिकल और बायो दोनों मिक्स करके ये मेथड यूज किया जाता है। डिटरमाइन करेगा ऑर्डर, जैसे मैंने बताया ऑर्डर बताएगा न्यूक्लियोटाइड बेसिस का। डीएनए है उसके अंदर क्या, जैसे हम डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डीएनए आरएनए की करेंगे, तो आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर में वो अरेंज है, सीक्वेंस में अरेंज है, वो देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं जो डीएनए के अंदर होते हैं? वो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। इट डिटरमाइन द एग्जैक्ट ऑर्डर। एग्जैक्ट ऑर्डर बताएगा कि इसके बाद ये है, एडेनिन के बाद साइटोसिन है, साइटोसिन के बाद ग्वानिन है, ग्वानिन के बाद फिर ग्वानिन है। तो जो भी है एग्जैक्ट ऑर्डर बताएगा ये। और प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग डिटरमाइन द एग्जैक्ट ऑर्डर। तो इसके अंदर आरएनए को भी, इसकी हेल्प से आरएनए सीक्वेंसिंग भी हम कर सकते हैं। देन चेन टर्मिनेशन रिएक्शन, जैसे मैंने बताया सीटी मेथड है। डाइडिऑक्सी मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ आएगा कि ऐसा नाम इसका क्यों है। ये 77 के अंदर फेडरिक सेंगर और उसके साथियों ने ये मेथड यूज किया था सबसे पहले। तो इसके दो नाम तो आपने देख लिए, चेन टर्मिनेशन मेथड और दूसरा सेंगर मेथड, और तीसरा डाइडिऑक्सी मेथड भी बोलते हैं, जैसे मैंने बताया। और भी नाम है इसके। तो डाइडिऑक्सी हो गया सीक्वेंसिंग, ये देख लिया, और ये डाइडिऑक्सी भी देख लिया। ये फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन इसका और मॉडिफिकेशन होगा तो वो सेकंड जनरेशन कहलाएगा। जब पहली बार कोई यूज किया जाए और वैसा ही वैसा यूज अभी तक किया जा रहा है तो वो फर्स्ट जनरेशन है। देन सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस, कुछ चीज है वो सिंथेसिस होगी, उसके साथ साथ में सीक्वेंसिंग होगी। इसीलिए क्या सिंथेसिस होगा, कैसे, कहाँ, क्या होगा और कैसे वो सीक्वेंसिंग करवा रहा है, वो सब हम देखेंगे। तो उसके बेसिस पे भी इसका नाम दिया हुआ है।
देन प्रिंसिपल क्या है जिसके बेसिस पे ये काम करता है? प्रिंसिपल है, जैसे ये सिंथेसिस है, यही प्रिंसिपल है, डीएनए पॉलीमरेज डिपेंडेंट सिंथेसिस। डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से डीएनए का सिंथेसिस होगा ऑब्वियसली। तो ये पहले से कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, उसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज काम करता है कोई, है ना। डीएनए पॉलीमरेज का यही तो है कि वो पहले उसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड चाहिए, विदाउट नहीं कर सकता। देन रिएक्शन मिक्सचर कंटेन, रिएक्शन मिक्सर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, जहां पे रिएक्शन हो रही है उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, क्या अवेलेबिलिटी जरूरी है? नेचुरल डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। नेचुरल डाइडिऑक्सी मीन्स जो नेचुरली हमारे अंदर जिसके भी अंदर है वो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, डाइडिऑक्सी नहीं डीऑक्सी। ये डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हम यूज करेंगे। एक्ट एज टर्मिनेटर, यानी कि ये जहां पे ऐड हो गया वहां पे ये सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसा क्यों? डाई डीऑक्सी है, मतलब एक डीऑक्सी तो ऑलरेडी डीएनए के अंदर होता है। जैसे आप बेसिक डीएनए की शुगर देखोगे, ये शुगर के बेसिस पे ही नाम है, डीएनए की शुगर देखोगे तो ये उसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे एक कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 और 5। और यहीं से इसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐड होता है न्यूक्लियोटाइड बेस। तो ये कार्बन फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन पे OH होता है, यहाँ पे OH होता है, ठीक है। बट ये OH किस में होता है? आरएनए के अंदर। अब ये OH में से O हट जाता है, तो ये बन गया अब डीऑक्सी, यानी ऑक्सीजन है वो डी हो गया, रिमूव हो गया एक। अब दूसरे वाले में डाई डी बोला है, डाई डी मीन्स ये ऑक्सीजन हट जाएगा। अब क्या हो गए? 2 ऑक्सीजन रिमूव हो गए। जो ओरिजिनल शुगर थी राइबोज शुगर, उसमें से 2 ऑक्सीजन हट गए हैं। 2 ऑक्सीजन का हटना डाई डी हो गया, रिमूवल ऑफ 2 ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन हटेगा तो ये कौन सा है? 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। यहाँ पे होता है पी ग्रुप एड, यहाँ पे होता है नेक्स्ट का, ये तो हो गया इसी का 1 न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पे होता है, सॉरी, यहाँ पे होता है सेकेंड का ये फॉस्फेट ग्रुप एड। और ये पी है जो O के साथ रिएक्ट करता है, H के साथ नहीं। तो ये O हम हटा देंगे तो ये रिएक्शन जो नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो उस रुकने की वजह से इसको बोल रहा है टर्मिनेटर, क्योंकि इसके बाद कोई भी न्यू न्यूक्लियोटाइड एडिशन वहां पे नहीं होगा। दैट इज हाउ दिस इज यूजिंग। अब इसका यूज करके हम क्या करेंगे? जहां पर भी चाहेंगे वहां सिंथेसिस को स्टॉप करवा सकते हैं। तो इसका यूज कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे वो देखेंगे डिटेल के अंदर। डीएनए सिंथेसिस रैंडमली टर्मिनेट हो जाएगा। ये हम जब सैंपल में रखेंगे इसको तो रैंडमली कभी भी ये ऐड हो सकता है। ऐसे नहीं कि कभी भी, जब इसका जो ये न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, जैसे हमने एडेनिन लिया है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? थाइमिन। तो जहां पे थाइमिन होगा कहीं पर भी, इतना बड़ा सीक्वेंस है इसमें कहीं पर भी थाइमिन होगा तो हो सकता है वो कहीं पर भी आके ऐड हो सकता है। तो इसलिए इसको रैंडम बोला है, कहीं पर भी जहां पे थाइमिन है। और जब ये ऐड होगा तो क्या होगा? रैंडमली टर्मिनेशन हो जाएगा उस डीएनए के सिंथेसिस का। रिजल्टेंट क्या होगा? ट्रंकेटेड प्रोडक्ट ऑफ वेरिंग लेंथ, यानी कि अलग अलग लेंथ के बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे अलग अलग लेंथ के डीएनए सिंथेसिस होंगे जो नए वाले होंगे। अलग अलग लेंथ के कैसे होंगे? जैसे हमने बोला यहाँ पे हमने एडेनिन लिया है, वो थाइमिन से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे थाइमिन था तो यहाँ का एक स्ट्रैंड इतना ही बना। दूसरे का मान लो दूसरे स्ट्रैंड में वो डाई डीऑक्सी यहाँ पे ऐड हुआ तो दूसरे वाला स्ट्रैंड इतना बना। तो इस वजह से ये अलग अलग लेंथ के हमको क्या मिल जाएंगे? डीएनए के सीक्वेंस के
मतलब डीएनए के स्ट्रैंड मिल जाएंगे। Each truncate product has appropriate dideoxynucleotide at 3' 3' पे ही टर्मिनेशन होता है, तो इसकी वजह से ये ट्रंकेट मतलब तो अलग अलग स्ट्रैंड मिलते हैं। अब डिफरेंस क्या है डीऑक्सी और डाइडिऑक्सी में, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डाइडिऑक्सी में लैकिंग होती है 3' जो OH ग्रुप है उसकी, इसकी जगह पे ओनली H ग्रुप होगा। देन डीएनए पॉलीमराइज कैन नॉट ऐड अनदर न्यूक्लियोटाइड, इस वजह से ये अनदर न्यूक्लियोटाइड नहीं ऐड कर पाएगा जहां पे डाइडिऑक्सी एंड में अटैच होगा। देयरफॉर चेन टर्मिनेशन इज अकर। और क्या कंपोनेंट चाहिए, सब कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं अभी। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड चाहिए। डबल स्ट्रैंड होगा तो उसके ऊपर और कॉम्प्लीमेंट्री होता ही नहीं है, तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए उसी को टेम्पलेट बोलेंगे। फिर डीएनए पॉलीमरेज चाहिए हमको, शॉर्ट प्राइमर डीएनए चाहिए जो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर स्टार्ट करवा सके, है ना, डीएनए सिंथेसिस जहां से शुरू करवा सके, इसलिए हमको चाहिए यहाँ पे शॉर्ट प्राइमर्स। देन ये 4 जो न्यूक्लियोटाइड नॉर्मली हमारे नेचुरली बॉडी के अंदर होते हैं या नेचुरली जिस बायोलॉजिकल सिस्टम में होते हैं वो, और ओनली वन होगा डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एनालॉग। इनमें से किसी एक का हम डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड लेंगे, किसी एक का, सभी का एक साथ नहीं लेंगे, किसी एक को सेलेक्ट करेंगे पहले। तो इसमें सेपरेट 4 रिएक्शन अलग अलग चलती है। क्यों चलती है ऐसा? क्योंकि इसके अंदर हम ये लेंगे, ये सब लेंगे, डाइडिऑक्सी ये लेंगे, है ना, न्यूक्लियोटाइड तो सारे लेंगे, जो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है वो ओनली एक लेंगे। तो इसके अंदर ये एडेनिन ले लिया, इसके अंदर थाइमिन ले लिया, इसके अंदर हमने ग्वानिन ले लिया और इसके अंदर साइटोसिन ले लिया। ऐसे 4 अलग अलग रिएक्शन चलेगी। 4 सेपरेट रिएक्शन हो गया जिसमें ये होंगे। देन प्रोड्यूस डीएनए कॉपी बनेगी टर्मिनेट एट डिफरेंट पॉइंट, और इनकी वजह से जितनी भी कॉपी बनेगी, है ना, हम रिएक्शन 10 मिनट 2 घंटे उसके अकॉर्डिंग चलाएंगे, तो अलग अलग डीएनए की कॉपीज बनेगी और उनकी अलग अलग क्या होगी, अलग अलग उनके टर्मिनेशन पॉइंट होंगे, अलग अलग सीक्वेंस, उस वजह से उसके अलग अलग स्ट्रैंड की लेंथ होगी। फॉर्म फ्रेगमेंट वारिंग लेंथ बना देगा इस वजह से। देन हम इसके बाद क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे जो भी प्रोडक्ट अलग अलग लेंथ का मिला है हमको, उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, PAG, है ना, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम जो जेल यूज करते हैं मोस्टली यही करते हैं। एंड जेल की कंडीशन भी हमको कुछ स्पेसिफिक रखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कुछ भी कंडीशन रख दी, उसमें हमको 6 से 20% जो पॉलीएक्रिलामाइड है वो यूज करना है। 7 मोलार का पर लीटर, 7 मोलार पर लीटर यूरिया यूज करना है। डीनेचरिंग एजेंट के फॉर्म में यूरिया और फॉर्म एमाइड भी यूज होता है। तो यूरिया का फंक्शन क्या है, डीनेचरिंग, यानी कि उस जेल के अंदर जब डीएनए डबल स्ट्रैंड के अंदर हम डालेंगे तो वो उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेगा और फिर उसकी क्या करेगा, सेपरेट आउट करेगा अकॉर्डिंग टू द साइजेस। सेकेंडरी डीएनए प्रिवेंट स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द इंटर, मतलब ये हमने यदि और डीनेचरिंग अलग अलग हो गया है, उसके बाद इस दोनों का वापस से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनना चाहिए, इंटरचेन बेस पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। बेस पेयरिंग अल्टर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, यदि बेस पेयरिंग हो गई तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस ने जो रिजल्ट दिया है वो सही रिजल्ट नहीं माना जाएगा। इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्यूरेटली सेपरेट होने के लिए ये जरूरी होता है।
अब जेल का और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये है कि वेरी लॉन्ग, 100 सेंटीमीटर तक का मैक्सिमम सेपरेशन ये कर सकता है, 100 सेंटीमीटर तक लेंथ, यानी कि वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मशीन का हम यूज करेंगे वो कम से कम 100 मीटर से 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये 100 सेंटीमीटर के लेंथ के डीएनए को सेपरेट कर सकता है, मैक्सिमम सेपरेशन। और पैरेलली 4 लाइन भी हो सकती है, 4 लेन में करेगा, एक में ए के अकॉर्डिंग, एक में सी के अकॉर्डिंग, एक में जी, एक में टी, जो हमने चारों अलग अलग सैंपल लिए वो पैरेलली एक साथ करेगा, तभी हम उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिटेक्शन कैसे करेंगे, न्यूली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट डिटेक्टेड बाय, उसको हम लेबल करेंगे रेडियो एक्टिव लेबलिंग से या फ्लोरोसेंट लेबलिंग से। लेबल इनकॉर्पोरेशन कहाँ कहाँ होगा, ऐसे नहीं कि हमने लेबलिंग कहाँ करी है वो भी पता होना चाहिए, किसके साथ लेबलिंग करनी है। प्राइमर जो हमने डीएनए सिंथेसिस शुरू करवाया उसके साथ में, या फिर जो हम डीएनए न्यूक्लियोटाइड यूज करते हैं नॉर्मली, जो नेचुरल न्यूक्लियोटाइड्स है, एनटीपीज है, उसको, इनमें से कोई एक को हम लेबल करेंगे। अब रीडिंग सीक्वेंस ये किस में हो रहा है, चेन टर्मिनेशन रिएक्शन में, आगे आने वाली में ये सिचुएशन चेंज हो सकती है, इसलिए याद रखिए। तो रीडिंग सीक्वेंस क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द जेल, जेल के यहाँ बॉटम से ये सेपरेशन शुरू होगा और इस तरफ जाएगा, सॉरी स्टार्ट रीडिंग सीक्वेंस, सॉरी सेपरेट तो इस टाइप से होगा, है ना, ये माइनस स्टैंड, सॉरी प्लस स्टैंड, ये माइनस स्टैंड, है ना, तो माइनस स्टैंड है ये वाला, तो माइनस क्या है, डीएनए भी माइनस का ही होता है, तो ये प्लस की तरफ मूव करेगा, फिर हम रीडिंग है इसके अपोजिट में रीड करेंगे, इस तरह से वो सीक्वेंसिंग आएगी, फिर इसमें भी इस तरह से सीक्वेंसिंग आएगी, इस तरह से, है ना, क्योंकि छोटा क्या है, सबसे पहले सबसे फर्स्ट मूव करता है, और सबसे बड़ा वाला सीक्वेंस है या फिर स्टैंड है वो सबसे लास्ट रहेगा, ये छोटे वाले सबसे आगे रहेंगे, इससे बड़ा यहाँ, इससे बड़ा यहाँ, इससे बड़ा यहाँ, ऐसे इस तरह से सीक्वेंसिंग में सेपरेट हो जाएंगे। ऐसे लग रहा है कोई सीढ़ी बन रही है, ऊपर की तरफ जा रही हो। रीडिंग अपवर्ड अक्रॉस लाइंस, अपवर्ड करेंगे हम रीडिंग, और अपवर्ड के साथ साथ में क्या करेंगे, ये साथ वाले जो 4 लाइन है उनसे भी कंपेयर करते हुए अपवर्ड मूवमेंट करते हुए रीडिंग करेंगे, सीक्वेंस रीड करेंगे, डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, और इस तरह से हम जो भी न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का सीक्वेंस क्या है वो डिटरमाइन करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल आपको समझ आना चाहिए, प्रैक्टिकल आप जब करोगे या कोई वीडियो देखोगे इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड तो आपको ज़्यादा समझ आ सकता है, बट थ्योरी अच्छे से समझ आनी चाहिए आपको, एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रही हूँ। ओके, पहले थ्योरी समझ आए, फिर यदि आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हो तो पहले थ्योरी को समझे, देन प्रैक्टिकल करें, देन वापस से थ्योरी समझे, वापस से करें, तो आपका पूरा क्लियर हो जाता है कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ऑटो सीक्वेंसिंग। ओके।